नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। और ये वीडियो लेकर के आया हूँ मैं, यानी कि मेरा नाम है राहुल शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम जिन इंडेक्स हम देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम जानेंगे कि मानव अधिकार बेसिकली होते क्या हैं, मानव अधिकारों की क्या परिभाषा है और क्या होते हैं मानव अधिकार। ठीक है, नागरिक अधिकार क्या होते हैं, मानव अधिकार क्या होते हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इसमें बताऊंगा। फिर हम इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे कि आखिरकार मानव अधिकारों की चर्चा कब से और क्यों होने लगी। और इसके बाद फिर हम मानव अधिकार आयोग की स्थापना के बारे में जानेंगे। ठीक है, दूसरा हम इसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ये मान के चलिए, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी, यहीं से पूरी संभावना है। अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा मैक्स। इसके बाद इसकी नियुक्ति के विषय में हम देखेंगे कि इनके जो आयोग के जो अध्यक्ष जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन और कैसे की जाती है। ठीक है, या एक समिति का गठन किया जाता है, उस समिति में कौन कौन सदस्य हैं। लास्ट ईयर यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो वो भी हम देखते हैं। इसके बाद निष्कासन संबंधी कुछ प्रावधान, अगर आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को अगर हमें हटाना है तो वो कैसे हटाएंगे और कौन उसको हटाएगा। ठीक है, इसके बाद कार्य एवं शक्तियां, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एमपीपीएससी के लिए। अगर आप मेंस का एग्जाम लिखते हो एमपीपीएससी मेंस के लिए, तो ये पोर्शन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन अभी नहीं है। फिर राज्य मानव अधिकार आयोग को हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी हम पढ़ेंगे। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन में आपको बताऊं। पहले आप परिभाषा देखिए कि मानव अधिकार होते क्या हैं। मानव अधिकार होते क्या हैं दोस्तों। आप एक मानव हो, जैसे आप हो एक मानव हो। आप भूल जाइए अभी कि आप एक दलित हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप एक मुस्लिम हो, हिंदू, जो कौन हो आप भूल जाइए। आप एक रशियन हो, इंडियन हो, कोरियन हो, अमेरिका के हो, कौन हो। केवल आप एक मानव हो, और एक मानव होने के नाते आपको कुछ अधिकार दुनिया में मिले हुए हैं। और वो कौन से अधिकार हैं? वो अधिकार हैं जैसे जीवन जीने का अधिकार, आपसे आपकी जिंदगी कोई नहीं छीन सकता। ये एक मानव अधिकार है। अगर इसका उल्लंघन होगा तो दुनिया भर में मानव अधिकारों पर चर्चा होती है, मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में। और यही मानव अधिकार आयोग जो है, जब भी इनका उल्लंघन होता है तो इसके विषय में जांच करता है। जीवन जीने का अधिकार देखिए, अब जैसे जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार आपका एक मानव अधिकार है, ये आप याद रखिएगा। भोजन का अधिकार आपका मानव अधिकार है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे एक अधिकार होता है वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार, तो दोस्तों वोट देने का अधिकार क्या एक मानव अधिकार है? नहीं है, ये एक नागरिक अधिकार है। नागरिक क्यों? नागरिक का मतलब ये हो गया कि जैसे आप भारत के नागरिक हो, भारत की आपको नागरिकता मिली हुई है, तो एक भारत का नागरिक होने के नाते आपको वोट देने का अधिकार है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंग्लैंड का कोई बंदा यहाँ पर आकर के वोट डाल सकता है, नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास नागरिक अधिकार नहीं है, उसके पास मानव अधिकार है। हाँ, अगर इंग्लैंड से कोई भी बंदा इंडिया में आएगा तो उसको जीवन का अधिकार है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, अभिव्यक्ति यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और उसको राइट टू एजुकेशन भी है, और भोजन का अधिकार भी है। ऐसे ही बहुत कुछ है। स्त्री और पुरुषों में समानता का अधिकार भी की भी बात होती है। तो दोस्तों, जो यूएन और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो परिभाषा दी है, वैसे तो मानव अधिकारों की बहुत सारी परिभाषा, बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो परिभाषा है वो क्या है कि यह वो अधिकार होते हैं जो किसी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। सीधी सीधी बात है, एक मानव होने के नाते जो आपको अधिकार मिले हैं वो मानव अधिकार होते हैं। अब इसकी हम पृष्ठभूमि समझते हैं कि ये क्यों बने और मानव अधिकारों की बात क्यों होने लगी। देखिए, आपको पता होगा 1939 से लेकर के 1945 तक क्या चला था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था?
आप सभी लोग जानते हैं, भयंकर कत्लेआम हुआ, लोगों को बहुत मारा गया, लोग राहत कैंपों में रहने लगे। जैसे कि अधिकार तो छोड़िए, उनके जीवन जीना तक उनका वो हो गया था। तो जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, अभिव्यक्ति, शिक्षा, सब कुछ अधिकार उनके जो है खत्म हो गए थे। तो उस समय वर्ल्ड में एक ये बात होने लगी थी कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो मानव अधिकारों की भी बात करे। तो हमें पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को क्या बना, यूएनओ का गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जब गठन हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया अपना, कब, 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया, एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें कुछ ये लिखा गया था कि ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको अपने अपने देशों में जाकर के लागू करनी है। अब आप देखोगे यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया था। ये डेट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, आप याद रखना। और आपको पता होगा इसीलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि क्यों मनाया जाता है 10 दिसंबर को, तो आप बता देना कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया था। ठीक है, ऐसे करके आप बता देना। अब मानव अधिकार संरक्षण, इसी को आगे ले जाकर हमारे देश में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बनाया गया, जो पिछली बार एमपीपीएससी के सिलेबस में था। अब इसको हटा दिया गया, अब आयोग डाल दिया गया है। और इस अधिनियम के आधार पर ही 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना का आधार क्या है, बेस क्या है, तो आप बता देना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना का आधार पूछा जाए तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। ठीक है, और ये कब बना, तो 12 अक्टूबर 1993 को बना। इसीलिए एक संवैधानिक संस्था नहीं है, सांविधिक संस्था है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी संस्था है, सांविधिक संस्था है, आयोग है। ठीक है, सांविधिक आयोग कौन से आयोग होते हैं, जिनका गठन किसी एक अधिनियम के द्वारा किया गया हो। वो कौन सा अधिनियम है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 वाला। तो आई होप आप समझ पाए होंगे अभी तक। तो ये हमने क्या क्या देख लिया कि सामान्य परिचय हमने जान लिया, इसकी पृष्ठभूमि हमने जानी कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हनन हुआ, फिर ये बातें होने लगी। तो फिर 10 दिसंबर 1948 को एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया, और फिर उसी को आगे ले जाकर के 1993 में उसी के आधार पर हमारा क्या बनाया गया, एक अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम के आधार पर 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अब ये डेट आप याद रखना, ठीक है। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसका ये है, संरचना, यानी कि इसका स्ट्रक्चर। यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और पिछली बार पूछा भी गया है। तो कैसे पूछा गया है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसका अध्यक्ष, यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय यानी कि इसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 इसमें पूर्णकालिक सदस्य होंगे, और 7 इसमें पदेन सदस्य होते हैं। टोटल कुल मिलाकर के इसमें कितने लोग हो गए, 7 5 12 1 13, जिसको हम कैसे लिखते हैं, 1 + 12। इसमें आपसे पूछा जाए कि मानव अधिकार आयोग में सदस्य कितने होते हैं, तो आप बताना 12। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव अधिकार आयोग में पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, तो आप बताना 5। ठीक है, और पदेन सदस्य आपसे पूछा जाए तो वो बताना आप 7। अभी देखते हैं हम कैसे क्या है इनका सब कुछ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा। इसका जो अध्यक्ष होगा वो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश। एक बार फिर से देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ
ठीक है, मुख्य न्यायाधीश या जज। ठीक है, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट का। अध्यक्ष के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो देखिए अध्यक्ष के विषय में जब हम बात करेंगे तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वो भी टॉप पोस्ट कौन सी है सुप्रीम कोर्ट की? तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो होगा वो, या कोई न्यायाधीश। देखिए ये जो न्यायाधीश है ये अभी जोड़ा गया है, 2019 में संशोधन के बाद इसको जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि जो चीफ जज थे, उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जज हैं, वो अध्यक्ष के तौर पे कई बार काम नहीं करना चाहते या कुछ भी है तो नहीं मिलते थे, इसीलिए हमने एक बार न्यायाधीश को जोड़ दिया, तो अब आसानी से अध्यक्ष मिल जाते हैं। ये एक इसके पीछे रीजन रहा है। और सदस्य, इसमें 5 सदस्य होते हैं पूर्णकालिक। कौन कौन से हैं? एक तो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड जज, ये आप याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज बोल रहा हूँ, ना कि चीफ जज। एक एक चीज दोस्तों बहुत ही बारीकी से, बहुत ही तसल्ली के साथ हमें पढ़नी है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, जो हम अभी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं या बार बार हम इस आयोग को पढ़ने वाले हैं। अगर हम वहाँ पर क्वेश्चन नहीं लगा पाए तो गलत हो जाएगा। इसीलिए अध्यक्ष के विषय में पूछे तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जज या जज। सुप्रीम, आप सदस्य के बारे में पूछे तो इसका एक सदस्य तो होगा सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड जज, जो अभी प्रेजेंट में जज हो सुप्रीम कोर्ट में, या जो है रिटायर्ड हो चुका हो, सेवानिवृत्त हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, हाई कोर्ट का, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का वर्तमान जज हो या फिर रिटायर्ड चीफ जज हो, सॉरी वर्तमान या रिटायर्ड चीफ जज। अब ये हाई कोर्ट की बात चल रही है, जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जज होंगे उनको भी यहाँ पे भेजा जा सकता है, या वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जज होंगे उनको भी इसका सदस्य बनाया जा सकता है, और वो किसी भी राज्य के हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और 3 जो होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे जिनको मानव अधिकार, जो मानव अधिकारों के विशेषज्ञ होंगे या जिनको मानव अधिकारों से संबंधित जानकारी होगी, और इनमें कम से कम एक महिला का होना कंपलसरी है। ठीक है, अनिवार्य है। तो अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि आयोग के अध्यक्ष, सदस्य। अब हम इसके जो पदेन सदस्य होते हैं उनके बारे में जानते हैं। पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है कि इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है, ये सीधे जब किसी पद पर होते हैं तो पद पे होने के बाद ही ये इसके सदस्य बन जाते हैं। पदेन का मतलब, अब जैसे जो भी अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का क्या बन जाएगा? सदस्य बन जाएगा। जो भी अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होगा वो भी इसका सदस्य बन जाएगा। जो भी राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष होगा वो भी इसका सदस्य बन जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इसको अपॉइंट नहीं किया जा रहा बार बार कि अलग से हम इसमें अपॉइंट कर रहे हैं, वो सीधे एक पदेन सदस्य के तौर पे, जो भी इस पद पे होगा वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों का भी सदस्य बन जाएगा। कौन सा सदस्य बन जाएगा? तो पदेन सदस्य बन जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि बहुत खिचड़ी पक गई है दिमाग में, ये है वो है, तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, पेपर उठाइए, पेन उठाइए और सीधा ये पूरी संरचना को अभी लिख दीजिए। एक अध्यक्ष लिखना ऐसे कैसे लिखना है? जैसे एज इट इज यहाँ पर जो छपा हुआ है इसको आप अपने माइंड मैप में अपनी तैयार कीजिए और इसको लिख दीजिए। एक बार जो आपने लिख दिया, यकीन मानिए आप इसको नहीं भूलोगे, क्योंकि जो चीज अपने कलम के नीचे से एक बार निकल गई वो छप जाती है। ठीक है, बहुत दिनों के लिए छप जाती है, ये बोलूंगा। रिवीजन कर लोगे तो फिर तो कहने ही क्या है, आप भूलोगे ही नहीं इसको। इसीलिए अनुसूचित, अब इस सातों के सातों आयोग आप याद रख लेना, क्योंकि ये पूछा जाएगा भैया कि इसमें पदेन सदस्य के रूप में कौन से आयोग का अध्यक्ष नहीं है। तो देखिए, एक तो अनुसूचित जाति आयोग मतलब एससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिव्यांगजन आयोग। ये जितने भी आयोग है ना, आप देखोगे कि समाज में अधिकतर इन्हीं का क्या होता है? उल्लंघन होता है। जैसे अनुसूचित इन्हीं के अधिकारों का, जैसे एससी कम्युनिटी है, हम देखते हैं कि एससी कम्युनिटी या एसटी कम्युनिटी जो है आज भी मैनुअल जो
मैला उठाने का काम कर रही है हाथों से, जो अपन जो जो क्या बोलते हैं उसको, सीवरेज के जो गड्ढे होते हैं उनको साफ करने का काम इसमें अंदर जा जा करके आदमी कर रहे हैं। तो एक प्रकार से मानव अधिकार है, इनका हनन है। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। अब ऐसे ही अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके भी, तो इनके लिए भी एक आयोग बनाया गया, वो भी इसके सदस्य होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला भी एक समाज का कमजोर वर्ग है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो भी समाज का कमजोर वर्ग है वो आप याद रखना, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, वुमेन हो गए, दिव्यांगजन हो गए, बच्चे हो गए, ओबीसी भी इसमें डाल दिए गए हैं। ठीक है, और अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, पांचों चीज हो गई इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब हम इनकी नियुक्ति के विषय में देखते हैं। तो आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति जो करते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा गठित एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करते हैं। और लास्ट ईयर दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो चयन करने वाली समिति है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की, उनमें से निम्न में से कौन सा उसका सदस्य नहीं होता? तो सबसे पहले हम जो 6 सदस्यीय समिति है उसको देख लेते हैं। पहले इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन होता है। तो एक तो भारत के प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष भी इस समिति का सदस्य होता है। राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का सभापति नहीं है, उपसभापति है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वो सॉरी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या उसमें ऑप्शन में था? राज्यसभा के सभापति, तो वो उसका सही आंसर था, यानी कि गलत आंसर था, या सही आंसर था, क्योंकि 3 ऑप्शन सही थे, वो वाला एक इकलौता गलत था। तो आप चयन समिति के विषय में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कि इसमें एक प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। तो इस समिति की सिफारिश पर ही अध्यक्ष या सदस्यों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। 6 सदस्यीय समिति, ये आपसे सदस्य संख्या भी आपको याद हो ही जाएगी जब आपको पता होगा कि कौन कौन लोग। तो चयन समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति के चलते किसी भी नियुक्ति को खारिज नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि मान लीजिए किसी आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है और उस समय ये 6 लोग जो हैं, भारत के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, ठीक है, और अपने लोकसभा के स्पीकर, और लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, इनमें से मान लो प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं है, ये 2 लोग उपस्थित नहीं है, ये 4 लोग ही उपस्थित हैं और इन्होंने अध्यक्ष का चयन कर लिया। तो अब ये दोनों आकर के ये नहीं बोलेंगे कि भैया हम तो थे ही नहीं, आपने कैसे उनको अपॉइंट कर लिया। तो इस आधार पर उनको, उनकी नियुक्ति को खारिज नहीं किया जा सकता, उनकी नियुक्ति रद्द नहीं की जा सकती। ठीक है, ये सीधा सीधा यहाँ पर एक बात है। तो चयन समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति के चलते किसी भी नियुक्ति को खारिज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष का होता है। दोस्तों देखिए, अभी तक हमने जितने भी कमीशन पढ़े हैं, जितने भी आयोग पढ़े, उनमें आपने देखा होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष, या अलग अलग प्रावधान है, लेकिन 5 वर्ष, 65 वर्ष, 5 वर्ष, 66 वर्ष भी था। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि आयोग के जो इसका अगर आप देखोगे तो 3 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, चाहे वो 3 वर्ष अपना कार्यकाल के पूरे कर चुका हो या उसकी आयु कितनी हो गई हो, 70 ईयर हो गई हो, 70 साल हो गई है, तो वो अपने पद पर 70 साल तक बना रह सकता है। 70 वर्ष अपनी आयु, 70 वर्ष की आयु तक, या फिर 3 वर्ष तक। और पुनः नियुक्ति का पात्र भी होगा ये, पुनः नियुक्ति का। ठीक है, और अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष से केंद्र राज्य सरकार के लिए पद धारण नहीं कर सकते, ये भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों क्या क्या हो गया कि नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 6 सदस्यीय समिति गठित करेगी। 6 सदस्यीय समिति कौन सी होगी? तो वो भी हमने देख लिया। और अनुपस्थिति, अगर चयन समिति में लोग जो सदस्यों की अनुपस्थिति में अगर उनका कोई चयन कर लेता है अध्यक्षों का, तो वो खारिज नहीं होगा। अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो आप बता देना 3 वर्ष या 70 वर्ष होगा।
पुनः नियुक्ति का प्रावधान भी इनके लिए किया गया है। ठीक है, यानी कि अगर अध्यक्ष है 3 साल अपने पद पर रह लिया, 3 वर्ष उसने पूरी कर ली, तो उसको फिर से एक बार अपॉइंट और किया जा सकता है, पुनः नियुक्ति का प्रावधान है। लेकिन वो किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं कर सकता, फिर कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना है। ये हम चयन समिति हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं इनका नेक्स्ट, देखो नियुक्ति हो गई, अब हम देखते हैं इनको हटाने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले तो हटाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है हटने का, कि हम अपना खुद से ही त्याग पत्र दे देंगे, लीजिए भैया राष्ट्रपति महोदय, हमें जो है काम नहीं करना है मानव अधिकारों की, हमने बहुत रक्षा कर लिया, अब हमें काम नहीं करना है। तो अपना त्याग पत्र हम किसको देंगे, वो देंगे राष्ट्रपति को। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, राष्ट्रपति खुद ही हटा दे कि भैया तुम इतने कैपेबल हो ही नहीं, तुम मतलब मिसबिहेव करते हो। मिसबिहेव की भी अपनी अलग परिभाषा है, वो बाद में हम कभी जानेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा उनको कौन से बेसिस पे या किन ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है, तो वो हटाया जा सकता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के आधार पे। और लेकिन ये जो मामले होंगे इससे रिलेटेड, वो कहाँ भेजे जाएंगे, वो भेजे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय इस पर जांच करके अपनी जो भी रिपोर्ट देगा कि हाँ आप इसको हटा सकते हो या नहीं हटा सकते हो, राष्ट्रपति उस आधार पर उनको हटाएगा या नहीं हटाएगा। समझ गए होंगे आप। इसके बाद अन्य आधार हम देखते हैं, दिवालिया हो गया हो, कोई लाभ का पद धारण कर लिया हो, या किसी अपराध के संबंध में उसे दोष सिद्ध या कारावास की सजा हो गई हो। तो ये आप इन पर थोड़ा थोड़ा नजर मान लीजिए। ठीक है, ये क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए कि आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निम्न में से किस आधार पर नहीं हटाया जा सकता, तो ये 3 दे देंगे, चौथा कोई और दे दिया कि वो मान लो बैंक की नौकरी करता हो, टाइप कुछ भी, मतलब एक ऑप्शन में उसको दिया जा सकता है, तो आप याद रखना। अब हम आयोग की शक्तियां एवं कार्य देखते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो यही है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। अगर किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन हुआ है तो उसकी जांच करना किसका काम है, मानव अधिकार आयोग का काम है। और दोस्तों देखिए, एक तो होता है, ये जांच कैसे करेगा, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के मानव, जैसे कि हैदराबाद में जो आई थिंक प्रियंका थी, कौन थी, जिसका रेप हुआ था, आपको सबको पता होगा लास्ट ईयर। तो उसका जब रेप हुआ था तो उसमें 4 लड़के दोषी पाए गए थे, चारों को गोली मार दी गई थी। तो उसमें से एक बंदे को बताया जा रहा था कि वो निर्दोष हो सकता है, उसका तो मानव अधिकार का हनन हो जाएगा। तो मानव अधिकार की टीम वहां पर पहुंच गई थी, मानव अधिकारों की टीम वहां पर पहुंच गई थी, क्या चेक करने के कहीं उस लड़के का मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हुआ है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार एक मानव अधिकार है, उसकी जिंदगी गवर्नमेंट ने छीन ली है, तो टीम वहां पर पहुंची। अब तो उसके उल्लंघन की जांच उसने स्वमोटो से की। स्वमोटो का मतलब होता है स्वतः की, अपने खुद के संज्ञान से की। ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको जाकर के बताया, या अगर जैसे आयोग को खुद को लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो स्वमोटो से भी जांच कर सकता है, ये आप याद रखना। ठीक है, दूसरा, ये शिकायतें भी अब आयोग की, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारी शिकायतें मिल जाएंगी जो आयोग ने लास्ट ईयर, मतलब जो लास्ट ईयर रजिस्टर्ड की गई है, लोगों ने रजिस्टर्ड कराई है कि ये हनन हुआ है। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव अधिकार आयोग कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जैसे 3-4 साल से कोई पेंडिंग पड़ा है केस, जैसे कि आप जानते हो अपने जो इंडियन जो सिस्टम है अपना जुडिशरी का, कि लटके ही रहते हैं तारीख पे तारीख वाला। तो इसमें भी वो हस्तक्षेप कर सकता है कि भैया इसको जल्दी निपटाइए, मानव अधिकारों से रिलेटेड काम है। मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना लोगों को कि ये आपके मानव अधिकार हैं। जेल या बंदी गृह में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना व इस बारे में सिफारिशें करना। देखिए, वो किसी जेल या बंदी गृह में पहुंचे, वहां पर जाकर के देखते हैं कि सड़ा गला खाना उनको दिया जा रहा है, तो ये मानव अधिकारों का हनन है। तो अगर वो ऐसा पाते हैं तो वो उनको इम्प्रूव करने की सिफारिश सरकार को देंगे। ठीक है, माफ कीजिएगा। चलिए, आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, ये यहाँ से पूछा जा सकता है कि आयोग के पास कौन सी शक्तियां हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास कौन सी शक्तियां हैं, दीवानी, फौजदारी या जो भी है।
तो आपको याद रखना है दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ये क्या होती है, इनमें क्या है कि मैंने जैसा अर्थात मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को किसी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि मानव अधिकारों का हनन हुआ और मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य किसी व्यक्ति को सजा सुना दें, ये सजा नहीं सुना सकते। ये राज्य सरकार को, संबंधित केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार को या संबंधित राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है कि और सलाह दे सकता है कि हाँ भैया ये देखिए इन्होंने हनन किया है या मानव अधिकारों का उल्लंघन इसने किया हुआ है, इसको सजा दीजिए आप। और उनकी अधिकतर सजाएं मान ली जाती हैं, ऐसा है। तो मानव अधिकार उल्लंघन के ये खुद नहीं सजा सुना सकता किसी को भी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दीवानी शक्तियां इसके पास हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, राज्य मानव अधिकार आयोग। राज्य मानव अधिकार आयोग हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन। तो दोस्तों इसकी गठन राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करता है, राज्य सरकार करती है। और इसका गठन कब हुआ, तो सितंबर 1995 में हुआ, यानी कि ठीक 2 साल बाद, आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करता है। ऑप्शन में होगा, मान लो कि राष्ट्रपति करता है, विधानसभा करती है, मुख्यमंत्री करता है, या राज्य सरकार करती है। तो आपको लगाना है राज्य सरकार। ऐसे ही अगर NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन कौन करता है, ऑप्शन आ गया, मान लो प्रधानमंत्री करता है, संसद करती है, गृह मंत्री करता है, या फिर केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार करती है, ये भी आपको याद रखना है। तो गठन कौन करेगा, राज्य सरकार। कब गठन हुआ मध्य प्रदेश का, तो 1995 में हुआ था। संरचना यानी कि इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 इसमें कौन होंगे, सदस्य होंगे। अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा, हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जज। इसको बार बार देखना, नहीं तो भैया एक नंबर, छोटी सी मिस्टेक ना 1 नंबर गवा देती है अपना। इसीलिए हाई कोर्ट का चीफ जज या एक न्यायाधीश, ये पूरा का पूरा ऑप्शन में आएगा। हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है, चाहे वो राजस्थान हाई कोर्ट का हो, उत्तराखंड हाई कोर्ट का हो, तो किसी भी हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जज या एक न्यायाधीश। ये दूसरा, सदस्य कौन होगा, ये तो इसका अध्यक्ष होगा। सदस्य कौन होगा, तो हाई कोर्ट का यानी कि उच्च न्यायालय का वर्तमान में काम कर रहा हो, प्रेजेंट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इसमें न्यायाधीश की बात करी गई है। इसमें क्या था, चीफ जज था और एक न्यायाधीश भी था। तो उच्च न्यायालय का वर्तमान में सेवानिवृत्त न्यायाधीश या 7 वर्षों के अनुभव वाला जिला न्यायाधीश। और दूसरा जो सदस्य होगा वो होगा मानव अधिकारों का विशेषज्ञ। दोनों, मतलब ये दोनों सदस्यों योग्यता ये है, हो सकता है दोनों सदस्य ऐसे हों जिनकी मानव अधिकारों में विशेषज्ञता हासिल हो, उनको अपॉइंट कर लिया गया हो, या हो सकता है दोनों सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, या 7 वर्षों तक उन्होंने किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम किया हो, जज के तौर पर काम किया हो, जिलाधीश रहे हो, जिला न्यायाधीश रहे हो। ये भी आपको याद रखना। अब इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय भोपाल में है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो था अपना दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये भी आप याद रखना, न्यू दिल्ली। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। अब राज्यपाल जो नियुक्ति करेगा वो एक समिति के सिफारिश पर करेगा। वो समिति कौन सी होगी, तो जैसा कि हमने वहां देखा था, यहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, और कौन होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, ठीक है। ये 4 सदस्य होंगे। चूंकि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसीलिए इसमें ये 4 सदस्यीय समिति होगी। लेकिन हम किसी ऐसे राज्य के संदर्भ में बात करेंगे जिसमें द्विसदनीय विधानसभा है, विधानमंडल है। द्विसदनीय का मतलब क्या है कि जिसमें विधान परिषद भी है
और विधानसभा भी है। तो मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है, इसीलिए विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा में ही विपक्ष का नेता। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, और विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद में विपक्ष का नेता, इस तरीके से। अ, और उसी राज्य का मुख्यमंत्री और उसी राज्य का गृह मंत्री, ये एक समिति होगी। उस समिति के सिफारिश पर ही नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सबसे वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहां हम क्वेश्चन को गलत करके आ सकते हैं वो ये है कि इस जो त्याग पत्र किसको देगा? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो वो राष्ट्रपति को देते हैं, राज्यपाल को नहीं देते हैं, ये आपको याद रखना है। और उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो वही है जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया थी कि साबित कदाचार या क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में मामले को भेजा जाएगा, फिर वो अपनी रिपोर्ट देगा और फिर उसके आधार पर उसको हटाया जाएगा। पदावधि हमने देखी तो 3 वर्ष और 70 वर्ष, वो भी इसमें यही है, जो भी पहले हो जाए। तो ये भी हमने देख लिया। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एकमात्र महिला सदस्य रही हैं फातिमा बीबी। ठीक है, एकमात्र महिला सदस्य है फातिमा बीबी। ये इसकी कुछ भी तो ये दोस्तों जो फातिमा बीबी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश ही रही हैं। और ये अकेली ऐसी मुस्लिम महिला है जो इस लेवल तक सुप्रीम कोर्ट में, मतलब पहली महिला है जो सुप्रीम कोर्ट में इस लेवल तक एक हायर जुडिडिक्शन में जाकर के पहुंची हैं, या हायर न्यायाधीश जो है उनमें जाकर के पहुंची हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार को देगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देगा? केंद्र सरकार को देगा। केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को कहाँ रखेगी? तो वो संसद में रखेगी। ऐसे ही राज्य सरकार को देगा तो राज्य सरकार उसको कहाँ रखेगी? वो रखेगी उसको अपने विधानमंडल में। ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अनुदान किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है अनुदान, यानी कि उसको अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तो उसको पैसे की जरूरत होगी तो वो कहाँ से दिया जाए? केंद्र सरकार से आएगा। और एक ये भी आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये 1 वर्ष के बाद की गई शिकायत, यानी कि मान लो घटना होती है 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को कोई घटना हुई और 1 जनवरी से 2020 से लेकर के वो याद नहीं आया, किसी ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई और वो आयोग के भी नज़र में नहीं आए और किसी ने उसको 2 जनवरी 2021 को सोचा कि यार इसकी तो शिकायत होनी चाहिए, ये मैं कैसे भूल गया। तो इसकी जो शिकायत होनी चाहिए तो वो 1 साल के अंदर अंदर अगर हो जाएगी तो उस घटना की जांच होगी, उससे रिलेटेड जांच करेगा। अगर नहीं होगी तो उसकी जांच नहीं करेगा। और इस पे कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है मानवाधिकार आयोग का कि ये क्या है, इस पे इतनी शक्तियाँ नहीं है, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, इसमें सुधार की जरूरत है, ऐसा भी होता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे बन सकता है, ये भी आप याद रखना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और एक बार आप चाहते हैं कि रिवीजन करना है तो आप देख लीजिए, बाकी आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली सारी चीज़ें याद हो जाने वाली हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई वो नहीं है, परिभाषा हमने देख ली। जी कौन, हाँ ये देखिए शिक्षा का अधिकार, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बन भी सकता है कि शिक्षा का अधिकार क्या एक मानव अधिकार है कि नहीं है। तो आप बताना कि हाँ शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। रिवीजन आप देख लेना, कर लेना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।